ये कहानी की नशिस्त खुश दिल, खुश रंग, खुश ख्याल, खुश मंज़र, खुश माहौल के सदक़े है, आप सबके सदक़े है। दोस्तों, नवाजिश कितनी बड़ी बात है कि आज हम सब तमाम दोस्त, हरियाणा के दोस्त कहानी पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप अकेले नहीं आए, आप कहानी लिखने की बेचैनी के साथ आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में ये मेरा पहला अनुभव है जब इतने सारे अदीब कहानी पर बातचीत करने के लिए आए हैं। मेरे 45 साल के अनुभव में ऐसा मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले भी कहानी पर गोष्ठियाँ हुई हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रेवाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब थे तो वो गोष्ठियाँ कराते रहते थे कहानी पर 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन वहाँ थोड़ा परिदृश्य दूसरा होता था। वो देश के जो बहुत सशक्त मंजे हुए नामवर कहानीकार होते थे उनको आमंत्रित करते और वो कहानी पाठ करते और कहानी पर बातचीत होती। लेकिन जहाँ माहौल अलग तरह का है, यहाँ एक बड़ी तपिश भरा अंदाज़ है। हम सब कहानी पर बातचीत करने के लिए आए हैं। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे। एक लहर इधर से बहेगी, एक लहर इधर से आएगी, तो एक जीवंतता का भरा माहौल बनेगा। दोस्तों, हरियाणा के बारे में कहा जाता था कि हरियाणा में सभ्य साहित्य नहीं है, लेकिन आज आप सबको देखते हुए मैं ये बड़ी बात शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में और कुछ हो ना हो, साहित्य ज़रूर है। दोस्तों, लिखने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये रास्ता हमने खुद चुना है। इस रास्ते का अपना एक सौंदर्य है। वो रास्ता छोड़ देते हैं जो रास्ता आम हो जाए। हमने जो रास्ता अपनाया है मुश्किल रास्ता है, और इस रास्ते का एक अपना खूबसूरती, अपना एक सौंदर्य है। हमें किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि कहानी लिखिए, हम खुद आए हैं इस क्षेत्र में। हम आए हैं तो शिद्दत के साथ कहानियाँ लिखेंगे। दोस्तों, एक शेर याद आ रहा है मुझे। हवाएं तुमसे घबरा ना औकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ऐ पक्षी तेज हवा से मत घबरा, ये तुझे ऊंचा उठाने के लिए आ रही है। दोस्तों, खूब कहानियाँ लिखें, निरंतर लिखें, लेकिन धैर्य के साथ लिखें, इच्छा शक्ति के साथ लिखें, एकाग्रता और निष्ठा के साथ लिखें, ईमानदारी के साथ लिखें। दोस्तों, कहानी लिखना कोई 3 घंटे का एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पेपर भरना नहीं होता। कहानी आप 3 घंटे में लिखें, 3 दिन में लिखें, 3 महीने में लिखें, शिद्दत के साथ लिखें। यह समय दोस्तों कहानी का समय है, रचना का समय है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये समय बड़ा प्रतिकूल समय है, रचना विरोधी समय, और हमें इस रचना विरोधी समय में रचनात्मक होना है। ये एक ऐसा पतनशील समय है, पूरे मूल्यहीनता का सर्कस हमारे सामने है। कहानी लिखने से क्रांति नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन जब आप कहानी लिखेंगे तो आप अपने अंदर एक क्रांति की छोटी सी ज्वाला, एक लपट महसूस करेंगे। कहानी लिखने का जो प्रतिभा हमें मिली है वो बहुत बड़ी प्रतिभा है। ये एक तरह का, ये क्या मैं कहूँगा कि ये नेमत है, ईश्वर की नेमत है। इसे गंवाएं मत, इसे बरकरार रखें। हमारे हरियाणा में कितने 3 करोड़ लोग होंगे, लिखने वाले कितने होंगे? 3000 या 300। हम अल्पसंख्यक, रचनात्मकता के अल्पसंख्यक इसी भाषा को, इसी संवेदना को, इसी संवेदन लय को बचा कर रखेंगे कहानी के ज़रिए। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप खूब पढ़ें, खूब सारा पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ने के अलावा समीक्षात्मक नोट तैयार करें। कहीं बेशक ना भेजें, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक आलोचनात्मक जो एक वो शिद्दत है वो पैदा होगी। आप टिप्पणियाँ लिखें और बेशक फेसबुक पर डालें या कहीं पत्रिकाओं में भेजें। संवादहीनता के इस दौर में जब आप कहानी लिखेंगे तो आप समाज के साथ संवाद बनाते चलेंगे। अपने अंदर रचनात्मकता की तड़प जो है उसे पैदा कीजिए, उसे मत मरने दीजिए। दोस्तों, कोई विचार, कोई आइडिया, यहाँ तक कि कोई अखबार की खबर भी कहानी बन सकती है। कहानी का रफ ड्राफ्ट तैयार करें, उसके बाद फेयर करें। दोस्तों, एक अधूरी कहानी भी एक अच्छी कहानी का प्लेटफॉर्म हो सकती है। सबके हिस्से में अधूरी कहानियाँ हैं। मैंने पता नहीं कितनी सारी अधूरी और कच्ची कहानियाँ लिखी होंगी।
निरंतर हम बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते कहाँ से चलते हैं? हम अपनी कच्ची कहानियों से सीखते हैं। हमें कोई नहीं सिखाता, सिखाता है हमें अपना जो कच्चापन। दोस्तों, लेकिन एक बात मुझे आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, आप अपना मौलिक लिखिए, अपनी भाषा तैयार कीजिए, अपना मुहावरा तैयार कीजिए। आप सीरियल से मत प्रभावित हों, अपने आप से प्रभावित हों। और कभी भी शॉर्टकट तरीका, रचना में कभी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। हमेशा एक कहानी लिखें तो मन के साथ लिखें। फारसी का एक शेर है, खिस्त अव्वल चे कुनद मेमार कस तासुरया चे कुनद मीनार कस। खिस्त कहते हैं ईंट को, मेमार कहते हैं राजमिस्त्री को। राजमिस्त्री अगर पहली नींव की ईंट टेढ़ी रखेगा तो मीनार कितनी ऊंची उठती चली जाएगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो दोस्तों, इन रास्तों से आपको बच कर निकलना है। आप बेफिक्र होकर लिखें। इधर कहानी में खूब तोड़फोड़ मची है, आप भी तोड़फोड़ मचाएं। पत्र शैली में कहानी लिखें, संस्मरण में कहानी लिखें, डायरी में कहानी लिखें। आपके पास तो इधर बहुत सारा विषयों का जो हमारे देश में कोई अकाल नहीं है, बहुत सारे विषय हैं लिखने के लिए। लेकिन शब्दों की फजूल खर्ची से बचें। ये सवाल मैं अपने आप से पूछता रहूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहानी लिखते क्यों हैं? आप कहेंगे जो अमानवीय आचरण है उसे रिएक्ट करने के लिए लिखते हैं, बेशक, लेकिन सबसे पहले हम समाज से कनेक्ट होते हैं। एक समाज का रिश्ता और लेखक का रिश्ता एक बड़ा फासले का रिश्ता हो जाता है। लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं तो कनेक्ट होते हैं, समाज से कनेक्ट होते हैं। समाज से जो हमारा वहाँ डिस्टेंस का रास्ता हो तो कम हो जाता है। दोस्तों, कहानी के पास एक सबसे बड़ी बात यह है, तीसरी आंख होती है। यथार्थ के उस पार देखने की जो दृष्टि है वो कहानी के पास होती है। मेज़ पर जब आप कागज़ रखकर, पेन रखकर कहानी लिखते हैं तो आपका पूरा समाज कागज़ पर उतरता है। आप एक सृष्टि की रचना करते हैं, आपके पात्र होते हैं, आपके पास परिवेश होता है, परिदृश्य होता है, और आप निरंतर कहानी लिखते हैं। उन जो पात्र होते हैं, जो भाषा होती है, उनसे खेलते हैं। आप रचयिता होते हैं, आप सृष्टि की रचना करते हैं। एक सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है, दूसरे आप होते हैं। आप अपनी रचना के एक ईश्वर होते हैं। ये बड़ी बात है। आप कहानी जब लिखें तो एक में एक हो जाए। मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन जहाँ शुद्धम तू तन शुद्धि। मैं तू हो गया तो मैं हो गया। जैसे प्रेम में होता है, मैं तू हो गया तो मैं हो गया, तो मुझ में समा गया, मैं तुझ में समा गया। तो ये जो एक निरंतरता है, ये जो एक में एक हो जाने का भाव है, ऐसा कहानी में होना चाहिए। जब आप कहानी लिखें, उकता कर मत लिखें, मन से लिखें। दोस्तों, कहानी में किस्सा गोई का आकर्षण होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है कहानी में, और जो भाषा का एक संवेदन लय होती है वो हमें खींचती है पाठक को। पाठक बहुत कुछ जानता है। दोस्तों, इधर बाजार ने बड़ा छल किया है, लेमिनेटेड पाखंड को समाज के सामने रखा है और समाज ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कितनी बड़ी विडंबना है। हम बाजार में जाते हैं खरीदार के रूप में, लेकिन हम तो खुद एक उत्पाद के रूप में बिक चुके होते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। बाजार किसी 20-50 दुकानों का नाम नहीं है। बाजार एक प्रवृत्ति का नाम है। उस प्रवृत्ति ने हमें क्या दिया, उस संस्कृति में क्या दिया है? उसने हमें कंपैरिजन होना सिखाया है, तुलनात्मक अध्ययन करना सिखाया है। तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, जबकि हमारी संस्कृति में यह था तुलना नहीं करनी। हम सब यूनिक हैं, अपने आप में विशिष्ट, लेकिन बाजार ने कहा तुलना कीजिए। ईर्ष्या पैदा की है बाजार ने, मेरी कमीज से तेरी कमीज ज़्यादा साफ क्यों है। एल्विन टॉफलर ने अपनी किताब पावर शिफ्ट में कहा था 3M समाज पर बहुत बड़ा असर डालते हैं और डाल रहे हैं। 3M, मनी, मसल्स, माइंड। मनी जो है वो मसल्स खरीदती है, वो माइंड भी खरीदती है, वो शक्ति भी खरीद लेती है, ज्ञान को भी खरीदती है। तो बाजार की प्रवृत्तियों ने ये कुछ किया है। बाजार ने हमें प्रैक्टिकल होना सिखाया है, अंतर्मुखी, संकीर्ण, आत्म केंद्रित, लालची बनाया है। बाजार के होने से हमें क्या मिला है? बाजार की प्रवृत्ति ने हमें आत्मीयता के क्षरण, हमारे बीच में हम सब पहले कितनी आत्मीयता से बात करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। अशोक भाटिया मेरे घर आते, मैं उनके घर जाता था।
तारा पांचाल मिलना जुलना होता था। ललित कार्तिकेय मेरे घर आते थे, अब किसी से कोई मिलना जुलना नहीं होता। दोस्तों ये सब कहानी के विषय हो सकते हैं आपके। एक शेर याद आ रहा है मुझे इसी सिलसिले में। एक दौर था जब सोचता था कोई मेहमान आए तो खाना खाऊं। एक दौर था जब सोचता था कोई मेहमान आए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत के खड़ा सोचता हूँ ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत के खड़ा सोचता हूँ ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। दोस्तों कहानी के लिए दो तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं, विश्वसनीयता और पठनीयता। अगर कहानी में हमारी ये चीज़ें होती हैं तो हम पाठक को अपने साथ बांध लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कथानक, पात्र, भाषा, मंजर, वातावरण, ट्रीटमेंट जैसा होता ही है, और कहानी में ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी तत्व है। अच्छा, भावुकता और संवेदना में एक घिना सा पर्दा है। हमारी कहानी भावुक नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहानी में भावुकता आई कहानी कमज़ोर हुई। कहानी में संवेदना होनी चाहिए, शब्दों का ताप होना चाहिए, तपिश होनी चाहिए। हम जब कहानी लिखें तो थोड़ा सा हमें परिवेश की जानकारी भी होनी चाहिए। मैं अगर ग्रामीण परिवेश पर कहानी लिखूं तो नहीं लिख सकता। मैंने कहानी अक्सर कस्बे पर लिखी या महानगर पर लिखी। मैं दिल्ली में रोज़ाना आता जाता था तो दो संस्कृतियों से मेरा टकराव होता था। मैं खुद कस्बे का एक दब्बू किस्म का, संकोची किस्म का बंदा महानगर में उतरता, दिल्ली कनॉट प्लेस में। तो वो दो संस्कृतियों का जो टकराव था, एक द्वंद्व था, एक खलिश थी, पीड़ा थी, वो मेरी कहानियों के कथानक बने। दिल्ली दरवाज़ा उपन्यास तो मैंने दिल्ली पर ही लिखा था। दोस्तों एक चीज़ होती है अव्यक्त को हम कितना व्यक्त करें और कितना छुपाएं, कहानी में ये बहुत ज़रूरी बात होती है। गालिब का एक शेर है, दे के ख़त मुँह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। दोस्तों जो कहानी है वो डाकिए का वो है, खत देकर चला गया लेकिन वो गया नहीं, वो रुका हुआ है। वो रुका हुआ क्यों है? उसे कुछ कहना है, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। दोस्तों ये जो पैगाम ज़बानी है ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कहानी के लिए। मैं कुछ कहानी के शेड्स पर बात करना चाहूँगा 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों कहानी कई तरीके से लिखी जा सकती है। आप भीष्म साहनी जी की कहानियाँ पढ़ें, चीफ की दावत, मुर्गी, उनका तमस उपन्यास, वो बड़ी सादगी से साथ कहानियाँ लिखते हैं, जोड़ लेते हैं अपने साथ, एक आत्मीयता का रिश्ता होता है। एक तरफ वो कहानी है बहुत सीधी सरल, मन को छूती हुई कहानियाँ। दूसरी तरफ निर्मल वर्मा है, स्वदेश दीपक हैं, कृष्ण बलदेव वैद हैं। सब जो निर्मल वर्मा की कहानी लिखने का जो अंदाज़ है वो क्या तिलिस्म की रचना करते हैं। कल्पना का एक पूरा एक वातावरण तैयार कर देते हैं। आप उनकी परिंदे कहानी आप सब ने पढ़ी होगी। क्या एक मैनरिज्म है, जैसे जादूगर ने कोई जादू सब बिखेर दिया हो। सब ऐसा लगता है आत्मनिर्वासित पात्र हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रेम के असल प्रेमी हों सब के सब। दोस्तों ये बात है। दूसरी बात क्या है, वहाँ पर जोन ऑफ साइलेंस है, वहाँ भाषा नहीं बोलती, चुप बोलती है। ये एक बहुत बड़ा, एक कहानी के साथ एक बहुत बड़ी बात है। शब्दों का कम प्रयोग लेकिन चुप का ज़्यादा प्रयोग। तो जोन ऑफ साइलेंस जो पूरी कहानी पे छाया हुआ है। मुझे मीर का एक शेर याद आ रहा है। जब भी मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ निर्मल वर्मा की, परिंदे से लेके उनके अंतिम आरण्य उपन्यास तक एक बात ज़रूर लागू होती है। शेर सुनिए दोस्तों, मीर का है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की स्कार गहे शीशा गरी का। सृष्टि की रचना इतनी महीन है कि वो तेरे सांस लेने से भी टूट सकती है। निर्मल वर्मा की कहानी इसी तरह की है। दोस्तों स्वदेश दीपक अम्बाला के थे, उनकी कहानी में यही बात है। उनकी कहानी आप तमाशा पढ़ कर देखें। हमने कहा था ना, कहानी उसके पास उस पार देखने की शक्ति होती है, तो तमाशा कहानी में वो बात है। वहाँ यथार्थ है, रोटी है, भूख है, फैंटेसी है, कल्पनाशीलता है। वो फैंटेसी क्रिएट करने के तो मास्टर थे स्वदेश दीपक। आपने उनकी कहानी शायद किसी एक पेड़ का नाम हो लो पढ़ी होगी, शायद ना भी पढ़ी हो, तो आप ज़रूर पढ़ना उनकी कहानी। और धर्मयुग में दोस्तों धर्मवीर भारती जब धर्मयुग के संपादक थे
तो साल के पहले हफ्ते वो एक लंबी कहानी छापा करते थे किसी विशिष्ट कथाकार की। 1984 या 85 का साल था जब स्वदेश दीपक की ये कहानी छपी थी, किसी एक पेड़ का नाम लो, और बहुत चर्चित कहानी थी। कहानी क्या है, 6 फुट 3 इंच का नौजवान विदेश से एक स्त्री को, एक युवती को लेने जा रहा है और लेकर वापस आ रहा है। वो क्या क्या दृश्यात्मकता है, क्या फैंटेसी है, और वो किस तरह से अंत को छुपा कर रखते हैं। स्वदेश दीपक हलाक करके रख देता है वो अंत। अब वो कहानी पढ़कर देखिए, अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़े। अच्छा, तीसरी, अगर आप शब्दों से खेलना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कृष्ण बलदेव वैद की कहानियाँ पढ़ें। वो कहानी नहीं लिखते, वो पात्रों से, शब्दों से, भाषा से खिलवाड़ करते हैं, खेलते रहते हैं। आपने उनका काला कोलाज उपन्यास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो काला कोलाज, मेरी निवेदन आप काला कोलाज उपन्यास पढ़ना। एक कहानीकार को उनकी ये कुछ एक चीज़ें स्वदेश दीपक की और निर्मल वर्मा की और कृष्ण बलदेव वैद की कहानियाँ उपन्यास पढ़ने चाहिए। उदय प्रकाश की टेपचू आपने कहानी पढ़ी हो, बहुत पहले छपी थी, बहुत शानदार कहानी है। वो जो एक यथार्थ और कल्पना को जो तालमेल करके कहानी लिखी जाती है, शक्ति अर्जित की जाती है, वो टेपचू कहानी में है। संजीव की अपराध कहानी, वो तो सब हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के तारा पांचाल की कहानी आपने शायद खाली लौटते हुए पढ़ी हो। डर क्या होता है, वंचितों का डर क्या होता है, वो उनकी कहानी में है। 2 बेहद निर्धन पति पत्नी मृत बच्चे को बस में लेके आप अपने घर पहुंच रहे हैं। बच्चे का शव है, वो उनकी गोदी में है। वो ऐसे नाटक रचें जैसा बच्चा जीवित हो। अगर पूरी बस में पता चल गया कि बच्चे के शव को लेकर जा रहे हैं तो एक वितंडा खड़ा हो जाएगा। वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि बच्चा जीवित है, इस पर कपड़ा डाल दे, सर्दी लग जाएगी, ये वो सब बातें। साहब किस तरह से तारा पांचाल ने उस कहानी को क्रिएट किया, उसको लिखा, कैसी दृश्यात्मकता है, विजुअलाइज किया उन्होंने कहानी को। और जो ही दोनों पात्र, वंचित पात्र फर्श अपने बस से नीचे उतरते हैं, बुक्का कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, यथार्थ एकदम का ज़मीन पे आ गिरता है। दोस्तों, ये तारा पांचाल की कहानी आप पढ़ें, टेप उनकी टिकस, उनकी दीक्षा कहानी बहुत अच्छी कहानी है। कमलेश भारती की जादूगरनी कहानी पढ़कर देखना, मिट्टी का भूभास उनकी कहानी में है। हर भगवान चावला हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी शिल्प जटिल शिल्प है। उनका जो एक टेक्सचर है कहानियों का, वो ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं। लोग जीवन को किस तरह से वो उभारते चले जाते हैं निरंतर, एक जैसे लगता है कोई एक लोकगीत की रचना हो उनकी कहानियों में। उनकी कहानियाँ रोज़ रुखाला, वीर बहुट्टी और राख, उनकी कहानियाँ पढ़ें। ये कथा देश में उनकी कहानियाँ पढ़ी थी, बड़ी पत्रिका में छपी उनकी कहानियाँ। अभी उनकी 10 लघु कथाएँ भी छपी हैं कथा देश में। दोस्तों, डॉक्टर कमलेश मलिक की कॉलेज में प्रिंसिपल रही हैं। उनके कॉलेज में एक बार हम कुछ लोग गए भी थे, उन्होंने चाय भी पिलाई थी उन्हें। तो उनकी एक कहानी है धुआं। वो एक प्रिंसिपल हैं, वो जो जीवन मूल्यों के साथ रहती हैं और वो चाहती हैं कि पूरे कॉलेज में एक वो जीवन मूल्य जो स्थापित हों, लेकिन तंत्र का काला चेहरा वो सब नहीं होने देता। तो कहानी उस संघर्ष, उस कशमकश, उस द्वंद्व की कहानी है। एक तनाव सा खड़ा होता है और बहुत अच्छी कहानी है उनकी। ब्रह्मदत्त शर्मा भी पुरस्कृत हुए हैं, उनको मेरी मुबारक। ब्रह्मदत्त शर्मा एक बेचैन कहानीकार हैं, वो निरंतर लिखते रहते हैं, प्रेम कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। पीठासीन अधिकारी उनकी बहुत अच्छी कहानी है। किस तरह से एक निकम्मापन है और काम करने वाले लोग हैं, ये जो एक द्वंद्व है आपस में, उनकी कहानी में है। दोस्तों, नवरत्न हमारे प्रयोग धर्मी कहानीकार हैं। उनकी कहानी है कहानियाँ पेड़ पर नहीं लगती, वो कहानी के भीतर कहानी है, एक सचमुच उन्होंने प्रयोग किया है। अमित मनोज ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ लिखते हैं। एकदम उभर कर आए हैं अजय सिंह राणा, एक बेचैन लेखक हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। उन्होंने अपना एक उपन्यास मुझे भेंट किया, तो उनकी कहानियाँ भी मैंने, एक कहानी उनकी आज तक का एक प्रोग्राम है उसमें आती है, मैंने वो कहानी सुनी उनकी। वो प्रेम कहानी है, वो प्रेम, युवा हैं तो प्रेम कहानियाँ लिखेंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हम कोई ऐसी
प्रेम कहानी लिखते हैं, ठीक है, प्रेम कहानी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने देहरादून का एक वो रेफरेंस आता है, वो जो लड़की देहरादून की है और अंत में वो वहाँ जाते हैं, देहरादून बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन कहाँ पे है, कॉलोनी का क्या नाम है, डोई वाला है, डालन वाला है, राजपुर है, ये क्या नाम, केवल विहार है, वो सब उनको कहीं ना कहीं इससे विश्वसनीयता बढ़ती है कि कहानी कहाँ की है। दूसरा उन्होंने जो गोवा का वो दिखाया है, जो बस में और वो सब बैठी हुई है, और जो बीच का दृश्य है, पहले बीच के पास बस कम ही रुकती हैं, वो बहुत दूर ही होती हैं। जब उन्होंने बीच का दृश्य बताया है तो बीच का नाम भी होना चाहिए था, कुछ और बीच के भी नाम होते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो अगर वो गोवा गए हैं, वो पात्र गोवा गया है, तो पंजिम का भी जिक्र करता, वहाँ की पुर्तगाली शैली जो है उसका भी जिक्र करता। तो इससे पाठक पास बहुत सारी जानकारी हैं दोस्तों। हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, हमसे ज़्यादा पाठक के पास अंबार है सूचनाओं का। पाठक कोई नई चीज़ चाहता है, ये हम पुराने ढर्रे की कहानियों से अब प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए तोड़फोड़ मची हुई है कहानियों पर। ज्ञानी देवी ने भ्रूण हत्या पर कहानी लिखी थी और मीनाक्षी ने सैरोगेट मदर पर, अच्छी कहानियाँ थी, नए विषय उठाए उन्होंने। दोस्तों, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, आप निरंतर लिखें, लिखते रहें, लिखें तो संकोच में मत रहें, छपने के लिए भी कहानी ज़रूर भेजें। और ये मत सोचें, मेरे साथ तो एक लेबल हमेशा लगा रहा, ज्ञान प्रकाश बहुत लिखता है। मैंने हाँ लिखता हूँ, मैं किसी की चोरी तो नहीं करता, खुद लिखता हूँ, मेरे अंदर क्रिएशन का जज्बा है, तपिश है, मैं लिखता हूँ। फिर एक और बात है दोस्तों, उसमें छपास की बड़ी भूख है, बाकी सब भूख है तो छपास की क्यों ना हो। क्या कहानियाँ हम इसलिए लिखते हैं कि दराज के अंदर रखते रहें, फाइलों में रखते रहें? नहीं साहब, कहानी लिखें, पत्रिकाओं को भेजें। आपके साथ तो एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आप कंप्यूटर पे लिखते हैं, एक जगह से नहीं छपी, दूसरी जगह, तीसरी जगह कहानी छपेगी, छोटी पत्रिका में छपेगी, फिर बड़ी में छपेगी। और आप शुरू में हम ठीक है नाम के लिए लिखते हैं, बाद में कोई नाम की बात ही नहीं रहती। अब मुझे नाम वाम की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं अब भी लिखता हूँ, कहीं ना कहीं नाम की एक छोटी सी वो तो रहती है कसक। दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने कहानी लिखी इंस्पेक्शन 8-9 साल पहले, पत्रिका को भेजी, वो कहता कहानी गुम हो गई, फिर दूसरी को भेजी, वो कहते कहानी आई तो थी लेकिन गुम हो गई, तीसरी को भेजी, वही कहानी मैंने फिर लिखता रहा। अब 20 पेज की कहानी थी, मैं 60 पेज लिख चुका था। उसने कहा यार ज्ञान, ये तेरे मतलब की कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है, 60 पेज मेरे बेकार गए। मैं एक बूढ़ा आदमी लिखते 8 साल से मैं लिखता रहा, फिर मैंने कहानी छोड़ दी, मैंने कब नहीं लिखता। मैंने फिर 3 साल बाद, कोरोना के बाद, पहले मैंने उपन्यास लिखे, फिर चौथी बार कहानी लिखी। उस कहानी को मैंने 2-3 बार पढ़ा, फिर मुझे लगा क्या कमी है, फिर मैंने अब फिर से कहानी लिखी। जब कहानी पूरी की, भालचंद जोशी बहुत युवा कथाकार हैं, वो कहानी अंक निकाल रहे थे, मैंने हाँ मेरे पास है, फिर मैंने वो कहानी उनको भेजी और 10-15 दिन तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने लो, अब फिर कहानी गई तो उनको वो वायरल हो गया था। 15 दिन बाद उन्होंने कहा क्या कहानी लिख के ज्ञान प्रकाश, क्या ट्रीटमेंट है। एक स्टेशन की इंस्पेक्शन होती है रात को 11 बजे, एक फैंटेसी, एक कल्पना, सब कुछ है वो, तो कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, कहानी के साथ शिद्दत का रिश्ता होना चाहिए हमारा। एक मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप कहानी लिख लें 1 बार, 2 बार, 3 बार, अपनी कहानी को पढ़कर देखें, फिर बोलकर देखें। जब आप बोलकर अपनी कहानी को देखेंगे ना, जब हम लिखते हैं तो शब्द होता है, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि में बदल जाता है। तो एक आप देखें आपकी कहानी में संवेदन लय है कि नहीं है। बोलते हुए कहानी को पता चलेगा क्या कमज़ोरी है। पूरी तरह से आपकी कहानी में एक लयात्मकता आ जानी चाहिए, गीतात्मकता आ जानी चाहिए, तब कहानी सफल कहानी होती है दोस्तों। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी सुना आपने ज्ञान प्रकाश विवेक सर को, और जब वो बोल रहे थे तो हम चाहते थे कि बस सुनते जाएं, और उन्होंने बहुत जल्दी हमारी उम्मीद से जो है समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी हम जो है सर को छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम निश्चय ही हम उनके इस वक्तव्य से बहुत समृद्ध हुए हैं। हमने बहुत कहानी की बारीकियों के बारे में, कहानी कैसे लिखी जाए, किन किन बातों से बचा जाए, और एक शेर उन्होंने गालिब का बीच में कोट किया था, उसने बहुत कुछ कहा था कि देखे खत मुँह देखता है नामवर, कुछ तो पैगामे जवानी और है। तो
कि कुछ जो छुपाना है वो एक, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि सब कुछ कहना मत। और हमारे जो युवा कथाकार यहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे मुनव्वर राणा याद आते हैं कि उन्होंने कहा था कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो ये बहुत ऐसे इन लोगों से मिलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके हमें कहानी लिखना परफेक्ट कुछ अगर उसकी तरफ हम बढ़ पाए तो तब जाके हम आएगा। ऐसे कहानियाँ लिखना अपनी मर्जी से हम लिखते रहें कुछ भी और बैठे रहें खुश होते रहें तो कोई अच्छी कहानीकार हम नहीं बन सकते, ये हमें सबको मान लेना चाहिए। सर ने हरियाणा की कहानी पे तो काफ़ी कहा और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय, क्योंकि सर बहुत मैं फेसबुक पे सर को फॉलो करता रहता हूँ, राष्ट्रीय कहानियाँ जितने भी नए युवा लेखक हैं, और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ बात कि युवा से युवा लेखक जो बहुत बेहतरीन कहानी लिखते हैं सर सबको पढ़ते हैं। अभी कुणाल सिंह की कहानी का इन्होंने हंस में वर्णन किया और मैंने पत्रिका खरीद के वो पढ़ा स्पेशल ऑनलाइन। ऐसी कितनी, मैं जिक्र नहीं करना चाहता सब बातों का, तो सबको पढ़ते हैं सर, तो वो भी कुछ यहाँ पर बात रखें, हरियाणा तक सीमित ना हो सर, ये राष्ट्रीय स्तर पे बात जाए।